गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं इसका एक शॉर्ट और क्विक रिवीजन। चलिए रिप्रोडक्शन हम सबको पता है कि भाई हम बोल सकते हैं कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव जो है अपने ही समान जीव की उत्पत्ति करता है और उस प्रक्रिया को हम जनन बोल रहे हैं या रिप्रोडक्शन कहलाती है। ठीक है, मनुष्य जो होते हैं वो विविपेरस होते हैं, मतलब जरायुज होते हैं। जरायुज का मतलब होता है कि यहाँ पर जो निषेचित अंडे होते हैं उनका भ्रूणीय विकास जो है वो मादा के अंदर होता है या फिर हम बोल सकते हैं कि गर्भाशय में ही होता है और वो डायरेक्टली जो है हमारे सुविकसित शिशु को जन्म देते हैं। और ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं? जरायुज जीव, जिसमें आपके मनुष्य भी उदाहरण के रूप में आते हैं। मनुष्य जो है वो एक लिंगी जीव है, मतलब यूनिसेक्सुअल, जहाँ पर आपको एक ही लैंगिक जनन मिलेगा, एक शरीर में एक लैंगिक जनन होता है। और यहाँ पर आकारिकी लक्षणों या बाह्य लक्षणों में ही भी लैंगिक द्विरूपता आपको देखने को मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर नर अगर है तो उसमें बाहरी जो लक्षण होंगे वो अलग होंगे, और अगर कोई मादा है तो वो भी उसमें बाहरी लक्षण भी अलग ही होंगे। तो इसको वो हम बोलते हैं लैंगिक द्विरूपता, दैट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, इसे हम बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनन अंग जो है या फिर जो लैंगिक जनन अंग जो है सिर्फ वो अंदर से ही जो है अलग अलग है नर और मादा में, बाहर से जो लक्षण होंगे उसमें भी आपको द्विरूपता दिखाई देगी। अर्थात नर तथा मादा के जननांगों में असमानता होती है तथा बाह्य आकारी से ही नर व मादा की पहचान की जा सकती है। आप बाहर के रूप से भी देखकर पता लगा सकते हैं कि यह नर है और यह मादा है। जैसे कि हम बात करते हैं उदाहरण की कि स्त्रियों की पहचान के स्त्रियों में पुरुषों के समान दाढ़ी मूंछ का ना होना, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होना, पुरुषों के वक्ष पर बाल पाए जाते हैं जबकि मादाओं के नहीं, स्तन ग्रंथियां निष्क्रिय होती हैं उनकी जबकि स्त्रियों में ये सक्रिय होती हैं, स्त्रियों में स्तन ग्रंथियां जो है वो विकसित होती हैं तथा नितंबों में अधिक वसा होने के कारण ये अधिक मोटे होते हैं। मानव जनन तंत्र, अब हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऐसे अंग जो आपकी सारी जनन क्रियाओं में भाग लेते हैं उन सभी को हमने इस तंत्र में शामिल किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग की, जिन्हें हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं। और प्राथमिक मानव में प्राथमिक लैंगिक अंगों में जनद या फिर उनको हम जनद गोनैड भी बोलते हैं। इन अंगों में युग्मकों के निर्माण भी होते हैं और साथ ही साथ जनन हार्मोन्स जो होते हैं वो भी यहाँ पर स्रावण की क्रिया होती है, उनके स्रावण की क्रिया होती है। जैसे अगर हम नर के जनन हार्मोन्स की बात करें तो वहाँ पर टेस्टोस्टेरोन आ जाता है, अगर हम मादा के जनन हार्मोन्स की बात करें तो वहाँ प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन आ जाता है। जननों की वृद्धि एवं कार्यों को नियमित करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपका हार्मोन जो होगा, जो आपके जनन हार्मोन्स हैं जो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होते हैं, जिन्हें हम गोनेडोट्रोपिन हार्मोन भी बोलते हैं, वो कार्य क्या कर रहे हैं? तो वो जननों की वृद्धि एवं कार्यों को नियमित करते हैं। नर में जनन वृषण टेस्टीज होते हैं जिनमें जो है शुक्राणुओं का निर्माण होता है, लेकिन अगर मादा की बात करें तो वहाँ जनन जो है अंडाशय होता है, ओवरीज होते हैं जिनमें अंडाणु का या अंडों का निर्माण होता है। चलिए अब दूसरी बात करते हैं द्वितीयक लैंगिक जनन अंग। तो यहाँ पर सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स की अगर हम बात करते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स उन्हें बोला जाएगा या प्राथमिक लैंगिक अंग उन्हें बोला जाएगा जहाँ पर मुख्य रूप से युग्मक जो हैं उनका निर्माण हो रहा है और जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनका निर्माण हो रहा है, उनका स्रावण हो रहा है। लेकिन आपके जो दूसरे अंग होते हैं जो सहायक बनते हैं जनन की प्रक्रिया में, उनको हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक लैंगिक अंग, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। इनमें सहायक लैंगिक अंग एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं। ये अंग प्राथमिक लैंगिक अंग की भांति न ही युग्मक बनाते हैं और न ही जनन हार्मोन्स का स्रावण करते हैं, बल्कि ये जनन प्रक्रिया में सहायता करते हैं और इसीलिए इन्हें क्या बोला गया है? द्वितीयक लैंगिक अंग। इनमें आप में अगर नर में अगर हम बात करें तो शुक्र वाहिनियां हो गया, प्रोस्टेट ग्रंथि हो गया, शुक्राशय निशिशन हो गया, और मादा में बात करें तो अंड वाहिनियां हो गया, गर्भाशय हो गया। ये सब जो है किस में आएंगे? आपके सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स में। नर जनन तंत्र की अगर हम बात करें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर ये निम्नलिखित अंगों में जो है विभाजित है। वृषण कोश, स्क्रोटम, दूसरा आ जाता है एक जोड़ी वृषण, मतलब 2 वृषण होंगे, एक जोड़ी अधिवृषण एपिडिडाइमिस, एक जोड़ी नर जनन वाहिनियां या शुक्र वाहिनियां वास डेफरेंस, मूत्रमार्ग यूरेथ्रा, और आपका शिशन पेनिस जिसे हम बोलते हैं। सहायक जनन ग्रंथियां भी यहाँ पर हमारे
नर के जनन तंत्र में आएंगी। चलिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें सहायक जनन ग्रंथियाँ एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स की, तो यहाँ पर एक जोड़ी शुक्राशय सेमिनल वेसाइकल, एक जोड़ी होगा, एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्रंथियाँ प्रोस्टेट ग्लैंड्स, एक जोड़ी बल्बो यूरेथ्रल या काउपर ग्रंथियाँ जिनको बल्बो यूरेथ्रल या फिर काउपर ग्लैंड्स भी हम बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मूत्रवाहिनी है जिसे हम यूरेथ्रा बोल रहे हैं, ये शुक्रवाहिनी है जो शुक्राणु स्पर्म जो होते हैं युग्मक नर युग्मक उनको लेकर जाएगी। ये हमारा अधिवृषण है, ये शुक्रवाहिका है जहाँ से शुक्र निकलेंगे, स्रावित होंगे। वृषण जालक यहाँ पर उपस्थित होता है, वृषण पिंडक जो है ये यहाँ पर उपस्थित है। शुक्राशय देखिए यहाँ पर है जहाँ पर शुक्र जो है वो संचित किए जाएंगे। प्रोस्टेट ग्रंथि है ये आपकी बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि है जिसे हम काउपर ग्रंथि भी बोल रहे हैं। ये आपका मूत्र मार्ग हो गया है, यूरेथ्रा जिसे हम बोलते हैं, और ये वृषण हो गया जिसे हम टेस्टिस भी बोलते हैं। चलिए, वृषण कोश की बात करते हैं। स्क्रोटम, जहां पर आपका एक जोड़ी वृषण जो है वो उपस्थित होते हैं। तो ये त्वचा का बना हुआ थैलानुमा कोश होता है जिसका उद्भव पश्च उद्रावण की भित्ति से होता है। भ्रूण बनते समय ही कुछ हार्मोन्स जो होते हैं उनके प्रभाव से दोनों वृषण धड़ के सामने की ओर तथा शिशन के आधार पर दोनों टांगों के बीच में उतर जाते हैं, मतलब एक तरीके से शरीर के बाहर निकल जाते हैं। वृषण कोश की भित्ति में निम्न 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से? बाह्य भाग ढीली एवं पतली रोम युक्त हैरी स्किन त्वचा होती है। दूरस्थ भाग में त्वचा के नीचे ढीले संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू का स्तर होता है। सबसे आंतरिक भाग जो होता है अरेखित पेशीय तंतुओं स्मूथ मसल फाइबर्स का मोटा अधस त्वचीय सबक्यूटेनियस स्तर होता है। इसे डॉर्टस पेशी स्तर डार्टस मसल लेयर भी कहते हैं। वृषण कोश के आंतरिक भाग के मध्य में एक पेशीय विभाजक पट स्क्रोटल जिसे हम बोलेंगे स्क्रोटल सेप्टम द्वारा वृषण कोश की गुहा 2 अर्ध भागों में विभाजित हो जाती है। अर्ध भाग में एक वृषण होता है। वृषण कोश का प्रत्येक अर्ध भाग उदर गुहा की और एक पतले 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे वक्षण नाल इंग्विनल कैनाल द्वारा श्रेणी गुहा पेल्विक कैविटी से जुड़ा होता है। अगर हम बात करें प्रत्येक वृषण नाल की, तो एक वृषण रज्जु स्पर्मेटिक कोड वृषण कोश को उदर गुहा के अधस त्वचीय पेशी स्तर से जोड़ती है। वृषण रज्जु में रेखीय पेशी तंतु जिसको हम बोलते हैं स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स का बना एक गुच्छा स्थित होता है। इस पेशी गुच्छे को वृषणोत्कर्ष या क्रीमेस्टर पेशी क्रीमेस्टर मसल कहते हैं। चलिए, वास्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें, शुक्रवाहिनी भी वक्षण नाल से गुजरकर उदर गुहा में पहुंचती है। वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री लगभग कम होता है, जो कि शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए काफी ज्यादा मददगार या फिर सहायक होता है, उपयुक्त होता है। अतः यह ताप नियामक थर्मोरेगुलेटर का कार्य भी करते हैं। सर्दियों में तापमान घटने के साथ साथ वृषण कोश का तापमान भी कम होने लगता है और तापमान स्थिर बनाए रखने के लिए ये सिकुड़कर जो है शरीर के समीप आ जाते हैं ताकि उनका तापमान स्थिर रह सके। जबकि गर्मियों में ताप बढ़ने के साथ वृषण कोश शिथिल होकर नीचे की ओर लटक जाते हैं। इससे वृषणों का ताप सामान्य बना रहता है। तो ये प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये अपना तापमान जो है वो सामान्य बनाए रखते हैं, अगर सर्दियों में सिकुड़कर और गर्मियों में नीचे की ओर लटक कर। वृषण, अगर हम टेस्टिस की बात करें जहां शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है, तो नर में लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे 2.5 सेंटीमीटर मोटे तथा 20 से 25 ग्राम भार वाले गुलाबी रंग के 2 अंडाकार वृषण होते हैं। शिशु अवस्था में वृषण उदर गुहा के अंदर होते हैं, वृक्कों के पास स्थित होते हैं, परंतु वयस्क नर में यह उदर गुहा के बाहर शिशन भाग के आधार पर स्थित वृषण कोश में आ जाते हैं। अच्छा, आउटर लेयर की अगर हम बात करते हैं, वृषण के बाह्य आवरण की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर वृषण संपुट होता है, कैप्सूल जिसे हम बोलते हैं उससे ढका रहता है, जिसे ट्यूनिके कहते हैं। 3 स्तर इसके निम्नलिखित हैं। यौनिक आवरण ट्यूनिका वेजाइनलिस, ये बाह्य पतले आवरण को बोला जाता है। श्वेत आवरण ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया, यानिक स्तर के नीचे सघन श्वेत तंतुओं के बने संयोजी उत्तक का मोटा स्तर होता है जिसे श्वेत कंचुक ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया या श्वेत आवरण कहते हैं। और तीसरा जो है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा संवहनी आवरण, यह सबसे भीतरी महीन कोशिकाओं व संयोजी उत्तकों का जाल होता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर वृषण पिंडक या वृषण पालिका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की, तो श्वेत कंचुक का संयोजी उत्तक वृषण के अंदर जाकर वृषण पट्टियां सेप्ट्यूला टेस्टिस बनाता है, जो इसके उत्तक को लगभग 200 से 400 शंक्वाकार पिंडकों कॉनिकल लोब्यूल्स में बांट देती है। 200 से 400 लोब्यूल्स मतलब छोटे छोटे कमरे जैसे,
ठीक है। तो वृषण की सहायक नलिकाओं की अगर हम बात करें, जो यहाँ पर वृषण की सहायता करेंगी शुक्राणुओं को पहुंचाने में बाहर तक, तो वो नलिकाएं जो होती हैं उन्हें हम सहायक नलिकाएं बोलते हैं, एक्सेसरी डक्ट्स ऑफ टेस्टिस। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं शुक्रजन नलिकाएं के बारे में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, प्रत्येक वृषण पिंडक के संयोजी उत्तक में 2 या 3 स्तरीय पतली एवं अति कुंडलित, बहुत ज्यादा घूमी हुई जो है शुक्रजन नलिकाएं होती हैं। इन्हीं नलिकाओं में नर जनन कोशिकाएं अथवा शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा होता है। तो ये प्रोसेस का नाम है जिससे हमारे शुक्राणु बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इन्हीं नलिकाओं के अंदर जो है हमारे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। संयोजी उत्तक में शुक्रजन नलिकाएं के अतिरिक्त रुधिर कोशिकाएं, तंत्रिका तंतु तथा अंतःस्रावी एंडोक्राइन कोशिकाओं के अनेक छोटे छोटे समूह स्थित होते हैं। इन अंतःस्रावी कोशिकाओं को अंतराली कोशिकाएं, इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लीडिक कोशिकाएं, लीडिक सेल्स कहते हैं। ये नर हार्मोन जो होता है, जो मुख्य नर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसका स्रावण करती हैं। नर हार्मोन नर की सहायक जनन ग्रंथियों, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के विकास में सहायता करते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछों का आना। ये कौन से हो गए? हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हो गए। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारे एनसीईआरटी का ही डायग्राम है और शुक्राणु जनन का हम यहाँ पर प्रोसेस या प्रक्रिया देख सकते हैं। भाई शुक्राणु जनन जो है देखिए चल रहा है। शुक्राणु जनन ये हमारी सर्टोली कोशिका है जो नर्व सेल्स का भी काम करती हैं। ये हमारी प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है और इसी के विभाजन से हमें द्वितीयक शुक्राणु कोशिका मिलेगी और फाइनली जो हमें मिलेगा वो है शुक्राणु पूर्व। पहले द्वितीयक के बाद में शुक्राणु पूर्व मिलेगा और शुक्राणु पूर्व से फिर फाइनल हमें मिलेगा शुक्राणु हमारा जो जनन में सक्रिय रहेगा, जिसका हम बोल सकते हैं निषेचन करेगा मादा युग्मक के साथ में। शुक्रजन नलिका के चारों ओर संयोजी उत्तक का बना एक पतला झिल्ली युक्त आवरण होता है जिसे आधार कला ट्यूनिका प्रोप्रिया कहते हैं। इस कला के अंतर्भाग की ओर जननिक उपकला जर्मिनल एपिथेलियम का एक कोशिकीय स्तर होता है जिसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहली है स्पर्मेटोगोनिया और मेल जर्म सेल, शुक्रजन कोशिकाएं या नर जनन कोशिकाएं, और इनमें निरंतर विभाजन से इन कोशिकाओं के कई स्तर बनते रहते हैं तथा इनके परिपक्वन से शुक्राणु बनते हैं और यही मेल जर्म सेल्स जो हैं इन्हीं के परिपक्वन और विभाजन से क्या होता है, हमें शुक्राणु मिलते हैं। और इस शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को हम पहले ही देख चुके हैं, शुक्र जनन या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। बाहर से अंदर गुहा की ओर जाने पर इन स्तरों की कोशिकाओं को क्रमशः प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तथा पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं स्पर्मेटिड्स कहते हैं। अवलंब कोशिकाएं, सपोर्टिंग सेल्स, वो तो थी हमारी मेल जर्म सेल्स। अब ये दूसरी हो गई है अवलंबन कोशिकाएं। ये कोशिकाएं बड़ी एवं स्तंभी होती हैं तथा संख्या में बहुत कम होती हैं और इन्हें हम उपचारक कोशिकाएं, नर्व सेल्स या सर्टोलाई कोशिकाएं जो मैं आपको बता चुकी हूँ वो भी कहते हैं। और इनकी स्वतंत्र सतह जो है समतल न होकर कटी फटी होती है। ये जो है कटे फटे भागों में पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं धंसकर शुक्राणुओं में रूपांतरित होती हैं। चलिए इनके कार्य क्या हैं? ये विकसित हो रहे शुक्राणुओं को अवलंबन एवं सुरक्षा प्रदान करती हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण, ये मुख्य कार्य पोषण एवं ऑक्सीजन जो है वो प्रदान करती है, पोषण एवं ऑक्सीजन प्रदान करती है। पूर्व शुक्राणु जो हमारे स्पर्मेटिड है कोशिका के अनावश्यक कोशिका द्रव्य का विघटन करती हैं। ये इन्हिबिन नामक प्रोटीन हार्मोन का स्रावण करती है जो शुक्र जनन की क्रिया को प्रेरित करने वाले अन्य हार्मोन की क्रिया का नियमन करते हैं। वृषण जालक, वृषण जालक जो है रेटिटेस्टिस जिन्हें हम बोलते हैं, ये अनुदैर्ध्य काट में शुक्रजन नलिकाएं अति कुंडलित नलिका के रूप में अवस्थित होती हैं और ये वृषण की सतह से मतलब टेस्टिस की सतह से सरफेस से प्रारंभ होकर वृषण के पश्च भाग के मध्य क्षेत्र की ओर बढ़ती हुई कम कुंडलित होती जाती है। जैसे जैसे वृषण से दूर जाती जाएगी थोड़ी कुंडलित कम होती जाएगी, अंत में ये सीधी होकर इस क्षेत्र से स्थित छोटी छोटी नलिकाओं के एक घने जाल में खुल जाती हैं और नलिकाओं के इस जाल को हम क्या बोलते हैं? वृषण जालक कहते हैं, रेटिटेस्टिस। तो सबसे सीधे जो टच में है आपके सबसे पास में जो वृषण के पास में होगा वो है हमारे रेटिटेस्टिस। शुक्रवाहिकाएं या अपवाहक नलिकाएं वासा एफरेंशिया, वृषण जालक से 15 से 20 पतली संवलित नलिकाएं कॉन्वोल्यूटेड डक्ट्यूल्स निकलती हैं। इन्हें अपवाहक नलिकाएं या शुक्रवाहिकाएं कहा जाता है, एफरेंट डक्ट्यूल्स या फिर वासा एफरेंशिया। प्रत्येक शुक्रवाहिका वृषण की आंतरिक सतह पर पहुंचकर अधिवृषण नालिका एपिडिडाइमिस डक्ट में खुलती है। तो रेटिटेस्टिस सबसे पहले वृषण आ जाता है, फिर हमारी वृषण
हमारी वृषण जालिका आ जाती है और उसके बाद में आता है हमारा शुक्रवाहिकाएं या फिर अपवाहक नलिकाएं, और ये आगे जाकर किस में खुलने वाली है, अधिवृषण नालिका में खुलने वाली है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपकी ये शुक्रजन नलिकाएं हैं और यहाँ पर ये वृषण जालक है। वृषण जालक जो है वो आपका सीधा सीधा जो है वृषण के पास में रहता है, बिल्कुल पास में रहता है। नेक्स्ट आता है हमारे एपिडिडाइमिस अधिवृषण। अधिवृषण लगभग 6 मीटर लंबी नलिका से बना होता है जो अति कुंडलित होकर वृषण के पश्च भाग पर लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी चपटी व अल्प विराम कौमा के आकार की संरचना का निर्माण करती है। चलिए इसको हम लोग 3 भागों में विभक्त करते हैं, कैपेट एपिडिडाइमिस, बॉडी या फिर कॉर्पस एपिडिडाइमिस, और तीसरा होता है कॉर्डा एपिडिडाइमिस। शीर्ष भाग अधिवृषण का है और तीसरा भाग है पश्च भाग। अगर इसकी हम बात करें तो सबसे मोटा तथा वृषण के ऊपरी भाग पर स्थित होता है। इसकी बात करें पतला व चपटा होता है और तीसरा है पतला तथा वृषण के निचले भाग पर स्थित होता है। अधिवृषण नलिका की भित्ति में बाह्य मोटी पेशी स्तर तथा अंतः स्यूडो स्तरित स्तंभी उपकला सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम का स्तर होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोशिकाओं के उपकला की आंतरिक सतह की कोशिकाओं के स्वतंत्र सिरों पर लंबे व शाखा युक्त सूक्ष्मांकुर माइक्रोविलाय होते हैं जिन्हें स्टीरियोसिलिया कहते हैं। यह शुक्राणुओं का पूर्व परिपक्वन इस नलिका में होता है। ये शुक्राणु नलिका में लगभग 1 माह तक संग्रहित रहते हैं, तत्पश्चात इनका विघटन होने लगता है। विघटन तरल का सूक्ष्मांकुरों द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है, एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। अधिवृषण के शीर्ष भाग में नलिका बहुत अधिक जो है कुंडलित हो जाती है, घूम जाती है तथा कॉर्डा एपिडिडाइमिस में पहुंचकर कम कुंडलित तथा कुछ मोटी हो जाती है। और फिर किस में खुलेगी, शुक्रवाहिनी वास डेफरेंस में जाकर ये आपकी खुलेगी। अधिवृषण के कार्य की अगर हम बात करें तो शुक्राणुओं को इनसे यहाँ वृषणों से निकले हुए शुक्राणु जो होते हैं शुक्रवाहिनी में पहुंचने के लिए मार्ग प्रदान करते हैं। आपके अधिवृषण शुक्राणुओं को स्खलन से पूर्व संचित करके इन्हें पोषण प्रदान करती है। आपकी अधिवृषण शुक्राणु शुक्रवाहिनी की ओर क्रमांकुंचन से इन्हीं नलिका में बढ़ते हैं और परिपक्वन इसी भाग में होता है, अधिवृषण वाले भाग में। चलिए शुक्रवाहिनी या फिर शुक्रवाहक जिसे हम वास डेफरेंस या फिर डक्टस डेफरेंस भी बोलते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो आपके टिश्यू होंगे या जो उत्तक होंगे वो है कुटीय स्तंभी उपकला से स्तरित होती है, मतलब घिरी हुई रहती है। ये वाला एपिथेलियल टिश्यू यहाँ प्रेजेंट रहेगा, उपकला यहाँ स्थित रहेगी। इस भित्ति की तरंग गति पेरिस्टाल्सिस से शुक्राणु शुक्रवाहिनी से आगे बढ़ते हैं, मतलब कि इस भित्ति की वजह से इस भित्ति में जो है तरंग गति होती है जिसे हम पैल्पिटेशंस पेरिस्टाल्सिस भी बोलते हैं, और उसी से शुक्राणु जो है वो आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। फिर यहाँ से अधिवृषण के पश्च भाग पीछे वाले भाग से लगकर ऊपर की ओर बढ़ती हुई वक्षण नाल इंग्विनल कैनाल से होती हुई श्रेणी गुहा में पहुंचती है। यहाँ यह मूत्राशय के ऊपर से होती हुई शुक्राशय सेमिनल वेसिकल से सम्मिलित होकर स्खलन नलिका जिसे हम इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं उसका निर्माण करती है। स्खलन नलिका लगभग 2 सेंटीमीटर लंबी होती है और यह मूत्राशय से निकलने वाले मूत्र मार्ग में खुल जाती है। इनके सिर के निकट कुछ भाग फूला हुआ होता है जिसमें शुक्राणु का अस्थायी रूप से संग्रहण होता है, थोड़ी देर के लिए, थोड़ा टाइम के लिए, जिसे तुम्बिका या एम्पुला कहते हैं। चलिए मूत्रमार्ग या जिसे हम यूरेथ्रा बोल रहे हैं, तो यहाँ पर मूत्राशय जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उससे प्रारंभ होकर मूत्रमार्ग स्खलन वाहिनी के साथ संयुक्त होकर शिशन के शिखर पर स्थित मूत्र जनन छिद्र यूरिनोजेनाइटल अपैरेचर जिसे हम बोलते हैं बाहर खुलता है। इससे मूत्र जनन नलिका यूरिनोजेनाइटल कैनाल का निर्माण होता है। मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि नर जो जनन अंग है वहाँ पर आपको मूत्र मार्ग और जो शुक्राणुओं का जो मार्ग है वो सेम है, बाहर जाकर दोनों एक ही उससे कैनाल में या नलिका में खुलते हैं जिनमें से होकर मूत्र तथा वीर्य दोनों बाहर निकलते हैं। मूत्रमार्ग लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है और इस पर 2 संकोचक स्थित होते हैं। पहला है आंतरिक संकोचक और दूसरा है बाह्य संकोचक। आंतरिक संकोचक या मूत्रमार्ग के आधार पर स्थित होता है और ये दूसरा वाला झिल्लीमय मूत्रमार्ग के चारों ओर स्थित होता है। मूत्रमार्ग को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। चलिए प्रोस्टेटिक मूत्रमार्ग, झिल्लीमय मूत्रमार्ग। तो यहाँ पर प्रोस्टेटिक की अगर हम बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है और ये प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य से होकर गुजरता है तथा दोनों ओर की स्खलन वाहिनियाँ इन्हीं में खुलती हैं प्रोस्टेट वाले मूत्रमार्ग में। झिल्लीय मूत्रमार्ग की अगर हम बात करें मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, तो यहाँ पर जो है पेशीय पट उपस्थित होता है शिशन के बीच में और ये इनको भेदता हुआ शिशन में प्रवेश करता है, लगभग 1 सेंटीमीटर लंबा होता है। पेशीय पट को मूत्रोजनन तंतुपट यूरिनोजेनाइटल डायफ्रैग्म भी कहते हैं।
और अगर हम बात करें शिशनीय या स्पंजी मूत्र मार्ग की, पेनाइल और स्पॉन्जी यूरेथ्रा, यह मूत्र मार्ग का अंतिम भाग है जो शिशन के अंदर से गुजरता है। इसकी लंबाई 16 से 17 सेंटीमीटर होती है। शिशन की अगर हम बात करें, शिशन नर में बेलनाकार एवं उत्थानशील इरेक्टाइल मैथुनांग कॉपुलेटरी ऑर्गन या लिंग होता है, जिससे कॉपुलेशन होता है। मैथुन होता है, ये त्वचा से ढका तथा उदर से लटका होता है। ये निम्न 3 भागों में विभेदित है। फिर वापस से शिशन मूल हो गया, शिशनकाय, शिशन मुंड। शिशन मूल जो रूट है तो ये तनुपट से जुड़ा होता है तथा शिशन का समीपस्थ भाग है। शिशनकाय की बात करें, प्रमुख लंबा भाग होता है बीच वाला, और शिशन का शिखर भाग होता है, सबसे अग्र भाग होता है। यहाँ हम इसका डायग्राम देख सकते हैं जिसको हमने नामांकन के साथ में। तो यहाँ देखिए ये मूलाशय है जहाँ पर आपका मूत्राशय है, जहाँ पर मूत्र जो है वो संचित किया जाता है। फिर ये हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि आ गई है। फिर ये हमारे बल्बो यूरिथ्रल या जिसे हम काउपर्स ग्रंथि भी बोल रहे हैं वो है। ये हमारा जो है शिशन है। अगर हम बात करें बीच वाले भाग की तो ये शिशनकाय वाला भाग है। अग्र भाग की बात करें तो ये शिशन मुंड वाला भाग है, जो सबसे आगे वाला भाग होता है शिशन मुंड। ये शिरोबंद वाला भाग है। और यहाँ पर अगर हम देखें सबसे पीछे वाले भाग की अगर हम बात करते हैं जिसे हम बोल रहे हैं शिशन मूल वाला भाग, तो यहाँ पर आपको शिशन मूल वाला भाग भी पीछे की तरफ यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि शिशन मूल वाला भाग कहलाता है। तो ये स्पंजी मूत्र मार्ग है, जो बीच वाला भाग है स्पंजी मूत्र मार्ग होता है। ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा है और ये शिशन का बल्ब है। चलिए शिशन की संरचना की अगर हम बात करें तो हमने अभी अभी देखा कि शिशन की संरचना किस प्रकार होती है, और इस पर त्वचा का जो है पतला आवरण होता है, जिसके आंतरिक भाग पर पेशीय एवं तंतुमय संयोजी ऊतक की बनी 3 स्पंजी अनुलंब पट्टिकाएं उपस्थित रहती हैं। तो यहाँ पर इन पट्टिकाओं को कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं। तीनों को मिलाकर शिशन के अधर भाग पर तीसरी अकुंचक पट्टी उपस्थित रहती है, जो मूत्र मार्ग के चारों तरफ स्थित होती है। ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, जिसे हम कॉर्पस स्पॉन्जियोसम ही बोल रहे हैं इंग्लिश में, कहलाती है। प्रत्येक आकुंचक पट्टिका के चारों ओर संयोजी ऊतक का दृढ़ आवरण रहता है। इसे श्वेत कंचुक या ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया कहते हैं। शिशन का संयोजी ऊतक जो होता है कॉर्पस कैवर्नोसा के मध्य में एक शिशन पट्टी पेनाइल सेप्टम बनाता है। शिशन मूल भाग में कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, फूल का शिशन कंद बल्ब ऑफ पेनिस तथा कॉर्पोरा कैवर्नोसा शिशन पाद क्रस ऑफ पेनिस निर्माण करते हैं। अगर हम बात करें ग्लैंस पेनिस की, चलिए यहाँ पर शिशन के शिखर पर कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कॉर्पोरा कैवर्नोसा से आगे निकलकर शिशन मुंड ग्लैंस पेनिस का निर्माण करता है। सबसे आगे वाला भाग जिसे हम शिशन मुंड बोल रहे हैं वो ग्लैंस पेनिस है। शिशन मुंड के शिखर पर दरार नुमा मूत्रोजनन छिद्र यूरिनोजेनाइटल अपैरेचर होता है। शिशन मुंड की वृत्ताकार आधार रेखा को शिरोबंद या फिर कोरोना कहते हैं। कोरोना पर शिशन की त्वचा वलित होकर शिशन मुंड पर आवरण बनाती है। इसे शिशनाग्र या फिर प्रेप्यूस और फोरस्किन भी कहते हैं। शिशन की अग्र सतह पर शिशनाग्र की वलित त्वचा को एक संधायक स्नायु या फ्रेन्युलम शिशन मुंड से जोड़ता है। वलित त्वचा पर स्थित तेल ग्रंथियां, ऑयल ग्लैंड्स जिन्हें हम बोलते हैं, एक सफेद पदार्थ का स्त्रावण करती है जिसे स्मैग्मा कहते हैं। और जीवाणुओं द्वारा संक्रमण होने पर इनमें दुर्गंध आने लगती है जब इनमें मतलब जीवाणुओं द्वारा संक्रमण होता है तथा इसकी नियमित सफाई आवश्यक होती है। सहायक जनन ग्रंथियों की अगर हम बात करें, एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स की या जेनाइटल ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला यहाँ पर आता है शुक्राशय, जिसे हमने सेमिनल वेसाइकल भी नाम दिया है। प्रत्येक शुक्राशय मूत्राशय के पश्च भाग में स्थित लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी थैलीनुमा संरचना होती है। इसमें शुक्राणुओं का संचय नहीं होता है, अपितु यह पीले से क्षारीय एवं चिपचिपे द्रव का स्रावण करता है, जो वीर्य का लगभग 60 से 70% भाग बनाता है। इसमें फ्रक्टोज होता है, शर्करा, प्रोस्टोग्लैंडिन्स तथा सेमिनोजेलिन नामक प्रोटीन होते हैं। फ्रक्टोज शर्करा शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करती है। प्रोस्टोग्लैंडिन्स शुक्राणुओं को सक्रिय बनाए रखने तथा स्त्री की योनि में पेशियों के संकुचन को प्रेरित करती है। सेमिनोजेलिन स्खलन के पश्चात वीर्य का स्कंदन कोगुलेशन करता है, जिसके कारण वीर्य जो है वो गाढ़ा हो जाता है। चलिए अगर हम बात करें पुरोस्थ या प्रोस्टेट ग्रंथियां की, तो प्रोस्टेट ग्रंथियां मूत्र मार्ग के आधारीय भाग के चारों ओर स्थित एक बड़ी एवं सघन ग्रंथियां होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड जिन्हें हम बोल सकते हैं। यह ग्रंथि श्वेत एवं हल्के अम्लीय तरल का स्त्रावण करती है, जो वीर्य का 25 से 30% भाग बनाता है। इसमें फॉस्फेटेज, सिट्रेट तथा कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जैसे पेप्सिनोजन, लाइसोसोम
लाइसोजाइम, अमाइलेज, हाइएलुरोनिडेज आदि होते हैं। ये पदार्थ वीर्य के अधिक स्कंदन को रोकते हैं तथा शुक्राणुओं को सक्रिय बनाए रखते हैं, बनाने की कार्य करते हैं। 40 से 50 वर्ष की आयु के पश्चात प्रोस्टेट ग्रंथि प्राय फूलकर बड़ी हो जाती है, जिससे मूत्र मार्ग पर अधिक दबाव पड़ने लगता है तथा मूत्र त्याग में कठिनाई होने लगती है। फलस्वरूप इसे ऑपरेशन द्वारा हटा दिया जाता है। तीसरा है हमारा बल्बोयूरिथ्रल या फिर जिसे हम काउपर ग्रंथियां भी बोल रहे हैं। यह प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे स्थित छोटी एवं अंडाकार संरचना होती है। गाढ़े, पारदर्शी एवं चिपचिपे क्षारीय द्रव का स्रावण मूत्र मार्ग में करती है। मैथुन क्रिया के समय इसकी एक बूंद निकलकर मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त कर इसे क्षारीय एवं चिकना बनाती है। मादा की योनि को भी चिकना करके मैथुन क्रिया में सहायता करते हैं। चलिए वीर्य की बात करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में सेमेन बोलते हैं। यह सहायक जनन ग्रंथियों एवं शुक्राणुओं का एक तरल मिश्रण होता है और यह एक श्वेत, चिपचिपा तथा क्षारीय एल्कलाइन पीएच जिसका 7.3 से 7.5 होगा द्रव होता है। एक बार मैथुन क्रिया के दौरान वीर्य की स्खलिता मात्रा 2.5 से 4.0 मिली तक हो सकती है, जिसमें शुक्राणुओं की संख्या 40 करोड़ लगभग 400 मिलियन तक हो सकती है। और वीर्य के कार्य क्या है भाई? ये शुक्राणुओं को गति के लिए तरल माध्यम प्रदान करता है और उपस्थित रासायनिक पदार्थ शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। नर में यौवनारंभ, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जब हमारे जनन अंग में जो है मतलब किस आयु में हम बोल सकते हैं कि युग्मक का निर्माण शुरू हो जाता है, उसे हम बोलेंगे यौवनारंभ। किसी भी प्राणी के जनन करने योग्य हो जाने को यौवनारंभ, अडोलसेंस कहते हैं। इसकी आयु पुरुषों में 14 से 16 वर्ष तक होती है और इस अवस्था में पुरुषों के लक्षणों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी आते हैं, जिन्हें गौण या द्वितीयक लैंगिक लक्षण भी कहा जाता है। चलिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स देख लेते हैं नर के। द्वितीयक लैंगिक लक्षण, चेहरे व शरीर पर बाल उग जाते हैं, स्वर भारी हो जाता है, वृषण कोशों तथा शिशन के आकार में वृद्धि हो जाती है, शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है, जो एक बहुत मुख्य कार्य है। अस्थियां व पेशियां मजबूत तथा कंधे चौड़े हो जाते हैं, शरीर की लंबाई बढ़ने लगती है, जननांगों के आसपास बगलों आदि स्थानों पर बाल उग जाते हैं। और वृषण से स्रावित हार्मोन जो होते हैं टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोस्टेरोन नर में यौवनावस्था को प्रेरित करते हैं। नर में यौवनारंभ का हार्मोनल नियंत्रण अगर हम देखें तो यहाँ पर शुक्र जनन जो होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस, स्पर्म बनने का प्रोसेस, ये किशोरावस्था से ही प्रारंभ होने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि इस समय गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है GnRH काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्रावित होता है। यह एक चेतक या फिर हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो अपने स्तर में वृद्धि करने के कारण अग्र पीयूष ग्रंथि या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के दो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग या पीत पिंडक हार्मोन LH जिसे हम बोलते हैं और पुटिका प्रेरक हार्मोन FSH के स्रावण के लिए उद्दीपित करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH जिसे हम बोलते हैं लीडिक कोशिकाओं पर कार्य कर एंड्रोजन्स के संश्लेषण व स्त्रवण को प्रेरित करता है, उद्दीपित करते हैं, जो कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को उद्दीपित करते हैं, मतलब कि उनको तैयार करते हैं या उनको शुरू करवाते हैं। पुटिका हार्मोन सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य कर कुछ ऐसे घटकों के स्रावण को उद्दीपित करते हैं जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है वो यहाँ पर जो है गोनेडोट्रोफिन मुक्ति हार्मोन GnRH जो है वो स्रावण करेगी और वो जाएगा पीयूष ग्रंथि के पास में, पीयूष ग्रंथि के अग्र वाले पिंड भाग में, जो कि फिर आगे और फर्दर दो जो है हार्मोन का स्रावण करेंगी। LH जो होगा वो लीडिक कोशिकाओं से स्रावित होगा और FSH जो है वो सर्टोली कोशिकाओं को कार्य देगा। लीडिक कोशिकाओं में जब जाएगा तो यहाँ से टेस्टोस्टेरोन स्रावित होगा और सर्टोली कोशिकाओं में जब ये जाएगा तो यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण शुरू होगा और इनिबिन हार्मोन भी यहाँ पर सिक्रीट होगा। तो इस तरीके से ये कार्य चलता है पूरी एक चेन की तरह। चलिए अब हम देखते हैं मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ पर एक जोड़ी अंडाशय होता है जिन्हें हम ओवरीज बोलते हैं, एक जोड़ी अंडवाहिनियां जिन्हें हम ओविडक्ट्स या फिर फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, गर्भाशय यूट्रस होता है, यूनि वेजाइना है और भाग वल्वा है। सहायक जनन ग्रंथियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक जोड़ी बर्थोलिन की ग्रंथियाँ और एक जोड़ी स्तन ग्रंथियाँ मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। यहाँ पर हम सब देख सकते हैं कि ये देखिए एक जोड़ी जो है हमारे अंडाशय हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पर आपका अंडवाहिनी है जिसे हम यूट्रस, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट भी बोल रहे हैं इंग्लिश में। फिर ये हमारा गर्भाशय है, यूट्रस जिसे हम बोलते हैं, और ये योनि है जिसे हम वेजाइना बोलते हैं। ये मध्य स्तर है और ये सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो अंतः स्तर है। इसको तुम्बिका वाला भाग बोला जाता है अंडवाहिनी का। अगर यहाँ पर हम देखें तो
गर्भाशय यहाँ पर रहा और मूत्राशय अलग है। तो जैसा कि हमने नर वाले जनन तंत्र में देखा, तो वहाँ पर जो है हमारा जो जनन जो वाहिनी थी या फिर हम बोल सकते हैं, और जो मूत्र मार्ग था वो दोनों एक ही थे, शीशन में उपस्थित थे, लेकिन यहाँ पर अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, गर्भाशय अलग है, मूत्राशय अलग है, और ये मूत्र मार्ग जो है वो यहाँ से निकल रहा है, मूत्राशय से होकर निकल रहा है, जबकि जो योनि छिद्र है वो इसी के पास वाला है। ये योनि छिद्र है और ये हमारा हम बोल सकते हैं मूत्र मार्ग है, या फिर जहाँ सर मूत्र स्थापित होगा। अंडाशय की बात करते हैं, ओवरीज की बात करते हैं। एक जोड़ी अंडाशय होता है, प्राथमिक जनन अंग में आएगा क्योंकि ये युग्मकों का निर्माण कर रहे हैं, जो उदर गुहा में वृक्कों के नीचे श्रोणी भाग के में पीछे की ओर तथा गर्भाशय में दोनों ओर स्थित रहते हैं। प्रत्येक अंडाशय चपटा, श्वेत एवं बादाम की आकृति का होता है और ये लगभग 2 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। प्रत्येक अंडाशय उदावरण एब्डोमिनल पेरिटोनियम के वलन से बनी अपनी ओर के वृक्क के समीप अंडाशय धर मीजोवेरियम द्वारा उदर गुहा से जुड़ा रहता है। और यहाँ पर जो लिगामेंट्स होंगे अंडाशय, जिन्हें हम स्नायु बोल रहे हैं, तो हाँ दूसरी ओर से ये उनसे जुड़े रहते हैं गर्भाशय से। प्रत्येक अंडाशय के निर्दिष्ट भाग में अगर हम देखें तो वहाँ पर थोड़ा दबा हुआ होता है, जिससे अंडाशय की नाभि का हाइलस जिसे हम बोलते हैं, अंडाशय धर इसी स्थान पर जुड़ा रहता है। यह स्थान ही अंडाशय में आने जाने वाली रुधिर वाहिनियों एवं तंत्रिकाओं के लिए मार्ग का काम करता है। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण तथा मादा लैंगिक हार्मोन एस्ट्रोजन जिसे हम बोलते हैं तथा प्रोजेस्टेरोन जो मुख्य हार्मोन है, दोनों का स्रावण भी होता है। अंडाशयों की औतिकी संरचना अगर हम देखें एनाटॉमिकली, जिसे हम बोलते हैं हिस्टोलॉजिकल स्टडीज, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई चारों ओर एक त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तर वाली जो है आवरण होता है इनमें अंडाशय के चारों ओर। इसमें सबसे बाहरी आवरण जो होगा उसका हम उदरावरण, मध्य में घनाकार कोशिकाओं की एक स्तरीय जननिक उपकला जर्मिनल एपिथेलियम तथा आंतरिक भाग में सघन संयोजी उत्तक का बना पतला श्वेत कुंचक ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया स्तर होता है। अंडाशय के संपूर्ण भीतरी भाग को इसकी पिठिका स्ट्रोमा कहते हैं और ये मोटी एवं अधिक सघन वल्कीय पिठिका कॉर्टिकल स्ट्रोमा तथा मध्यस्थ जो होती है बीच वाली मेडुलरी स्ट्रोमा में बटी होती है। अगर हम वल्कलीय की बात करें, वल्कलीय मतलब कि आपकी कॉर्टिकल स्ट्रोमा में रेटिकुलर तंतुओं एवं तर्कु के आकार की संयोजी उत्तक कोशिकाओं तथा मध्यस्थ पिठिका में पीले एवं लचीले इलास्टिन एवं कोलेजन रेशे से निर्मित तंतुओं, रुधिर कोशिकाओं तथा तंत्रिका तंतुओं की अधिकता होती है। वल्कलीय पिठिका में अंडाशयी पुटिकाएं ओवेरियन फॉलिकल्स कोशिकाओं के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में पाई जाती हैं। ये पुटिकाएं पूर्ण परिपक्व अवस्था में ग्राफियन पुटिका, ग्राफियन फॉलिकल कहलाती है। जब पूर्ण तरीके से वो परिपक्व हो जाएंगी, मैच्योर हो जाएंगी, तब हम इन्हें ग्राफियन फॉलिकल बोलेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको अलग अलग जो है यहाँ पर संरचनाएं दिखाई गई हैं। अगर हम स्ट्रोमा की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें कि ये आपकी पुटिका कोशिकाएं हैं, ये प्राथमिक पुटिकाएं हैं, प्राथमिक पुटिकाएं होती है, फिर उसके बाद में द्वितीयक पुटिकाएं आती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए फटी हुई पुटिका है और ये फट इसलिए गई है क्योंकि इसमें से अंडाणु जो है वो बाहर निकल कर आ गया है। ये हमारा जोना पेल्यूसिडा है, ये कोरोना रेडिएटा वाली स्तर है, ये अंदर ही अंदर वाली जो है वो जोना रेडिएटा है। ये पुटिका गुहा होती है जिसे हम कैविटी भी बोलते हैं। जननिक उपकला इसे हम बोलते हैं कम्यूलस ओकेरिस। और अगर कणिया प्रावरण हम देखें तो यहाँ पर ये उपस्थित है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब किस तरीके से जो है मैच्योरेशन होता है ग्राफियन पुटिका का, परिपक्वन एवं अंडोत्सर्जन मतलब ओव्यूलेशन, कैसे अंडा बाहर आता है फॉलिकल में से, जैसे हम पुटिका भी बोल रहे हैं। जन्म के समय शिशु के प्रत्येक अंडाशय की स्ट्रोमा में 2 लाख से 20 लाख तक अंडाणु जन होते हैं। ये जन्म के समय की बात है। प्रत्येक अंडाणु जनन से एक अंडे का निर्माण होता है, परंतु शिशु के पैदा होने के पहले अनेक अंडाणु जन अक्रिय हो जाते हैं। इन अक्रिय अंडाणु जन को मार्ग रोधक एट्रेशिया कहते हैं। कुछ अंडाणु जन वृद्धि करके प्राथमिक अंडकोशिका प्राइमरी oocyte में बदल जाते हैं। शेष सभी अंडकोशिकाएं समाप्त हो जाती हैं। प्राथमिक अंडकोशिका अंडजनन के विभिन्न चरणों से होकर अंडाणु का निर्माण करती हैं। सबसे पहले आता है प्रारंभिक पुटिका का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ प्रीमॉर्डियल फॉलिकल।
अंडाणुजन में अनेक विभाजन के फलस्वरूप एक कोशिका समूह बन जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पुटिका गुहा। इनमें से एक कोशिका जो पुटिका गुहा के केंद्रीय भाग में स्थित होती है, पोषक पदार्थ एकत्रित करके प्राथमिक अंड कोशिका प्राइमरी oocyte बनाती है। इसके चारों ओर स्थित कोशिकाएं चपटी एवं शल्की पुटिका कोशिकाओं फॉलिकल सेल्स में बदल जाती है। इस एक स्तरीय पुटिका कोशिकाओं से घिरी प्राथमिक अंड कोशिका को प्राथमिक पुटिका कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। मतलब यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल अगर हम देखें तो भाई ये है एक पुटक कोशिका और ये है आपकी अंड कोशिका, ये इसका केंद्रक है। यहाँ पर देखिए जोना पेल्यूसिडा बन चुकी है और ग्रैन्युलोसा कोशिका जो है, इन दोनों को हम बोलते हैं ये प्राथमिक पुटिका आपकी है। प्राथमिक पुटिका से फिर आपकी बन रही है द्वितीयक पुटिका। तो यहाँ पर द्वितीयक पुटिका में और प्राथमिक पुटिका के जो संरचना है उसमें हम अंतर देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं जेना पेल्यूसिडा यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये परिपक्व ग्राफियन पुटिका है जो द्वितीयक पुटिका से बनी है। तो सबसे पहले प्राथमिक पुटिका, उसके बाद में द्वितीयक पुटिका और फाइनली हमें मिलेगी परिपक्व ग्राफियन पुटिका, जिसमें आपका अंडा जो है वो यहाँ पर उपस्थित है। ये आपकी सतह है अलग अलग। तो कोरोना रेडिएटा यहाँ पर है, सबसे अंदर वाली जोना पेल्यूसिडा यहाँ पर है। और अगर हम बात करें तो इन दोनों को मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा कोशिका भी बोलते हैं। चलिए, अब जब ये ग्राफियन पुटिका फट जाएगी और इसमें से अंडा जो है वो बाहर निकल जाएगा तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोल रहे हैं, अंडोत्सर्ग। और यहाँ पर देखिए आप फटी हुई ग्राफियन पुटिका देख सकते हैं और ये हमारा अंड कोशिका जो है बाहर आ चुकी है, जिसमें आप देख सकते हैं जोना पेल्यूसिडा अंदर वाली है और कोरोना रेडिएटा है। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा बनता हुआ कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पर देखिए, जब वो आपका ग्राफियन पुटिका खाली हो चुकी है, उसमें अंड कोशिका बाहर आ चुकी है, तो उसके बाद में इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर जो है रुधिर का थक्का और पीत पिंड कोशिका। तो यहाँ पर बनता हुआ कॉर्पस ल्यूटियम है और फिर फाइनली उस कॉर्पस ल्यूटियम से क्या बना है, हमारा कॉर्पस एल्बिकेंस। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर हम बोले प्रारंभिक पुटिकाओं की वृद्धि बाल्यावस्था में प्रारंभ हो जाती है। इनमें पुटिका कोशिकाएं पहले घनाकार हो जाती हैं और फिर बार बार विभाजन के कारण इनके अनेक स्तर 6 से 7 बन जाते हैं। ये कणीय कोशिकाएं ग्रैन्युलोसा सेल्स कहलाती हैं। इस पर बने आवरण को कणीय प्रावरण मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा कहते हैं। इस अवस्था की पुटिका को प्राथमिक पुटिका कहते हैं। प्राथमिक अंड कोशिका तथा कणीय प्रावरण स्तर के मध्य ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना एक अकोशिकीय स्तर होता है जिसे पारभासी स्तर या जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। द्वितीयक पुटिका का निर्माण अगर हम देखें, कणीय प्रावरण के सबसे आंतरिक स्तर की कणीय कोशिकाएं जोना पेल्यूसिडा से चिपक जाती हैं। स्तर को कोरोना रेडिएटा कहते हैं। कणीय कोशिकाओं के सबसे बाहरी स्तर पर एक आधार कला बन जाती है। इस कोशिकीय स्तर को पुटिकीय प्रावरण थीका फॉलिकुलाई कहते हैं। इसकी आंतरिक कोशिकाएं पुटीय तरल फॉलिकुलर फ्लूइड का स्रावण करती हैं। पुटिका के आकार बढ़ने के साथ साथ पुटिकीय प्रावरण 2 परतों में विभाजित होने लगता है, पहला बाहरी और दूसरा भीतरी। तो बाहरी वाला जो संयोजी ऊतक जो है जिसे हम थीका एक्सटर्ना बोल रहे हैं और आंतरिक स्तर का आवरण जो होता है जिसे हम थीका इंटरना बोल रहे हैं। पुटिका के मध्य भाग में तरल से भरी हुई गुहा को हम एंट्रल बोल रहे हैं और यहाँ पर अगर स्रावी पुटिका कोशिकाओं का स्राव इसी गुहा में भरने लगता है और इस अवस्था में पुटिका द्वितीयक पुटिका कहलाती है। ग्राफियन पुटिका का निर्माण, अब फाइनली हम परिपक्व ग्राफियन पुटिका की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है यौवनारंभ के पश्चात पीयूष ग्रंथि से हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे स्रावित गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, मतलब हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोफिन हार्मोन के प्रभाव से जब बालिका में लैंगिक परिपक्वता आती है तो द्वितीयक पुटिका में वृद्धि शुरू हो जाती है और सर्वप्रथम द्वितीयक पुटिका के प्राथमिक अंडकोशिका के केंद्र का प्रथम परिपक्वन विभाजन, मतलब फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन पूरा होता है। मतलब ये चालू तो पहले ही हो गया था पर लेकिन ये बीच में रुक जाता है और ये बाद में पूरा होता है, जिसके फलस्वरूप हमें द्वितीय अंड कोशिका सेकेंडरी oocyte बनती है और एक छोटी सी प्रथम ध्रुवीय कोशिका पोलर न्यूक्लियाई बनती है। ये दोनों ही कोशिकाएं अगुणित हैप्लॉइड होंगी और द्वितीय अंड कोशिका से प्रथम ध्रुवीय कोशिका चिपकी रहती है। जल्दी द्वितीय अंड कोशिका में द्वितीय परिपक्वन विभाजन शुरू हो जाता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन, सेकेंड मियोटिक डिवीजन हम बोल सकते हैं, परंतु मध्यावस्था तक पहुंचकर यह रुक जाता है। इस अवस्था की पुटिका को आशयी या ग्राफियन पुटिका, वेस्क्यूलर और ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ये पुटिकीय गुहा के विस्तार के कारण यह पुटिका बड़ी होती है। इसका कणीय प्रावरण 2 स्तरों में बट जाता है। अंड कोशिका के चारों ओर की पुटिका कोशिकाएं मज्जक स्तर मेड्युलरी लेयर तथा पुटिकीय प्रावरण परिधीय स्तर पेरिफेरल लेयर का निर्माण करती है। अगर हम बात करें
अंडोत्सर्ग की, ओव्यूलेशन की, तो परिपक्व ग्राफीन पुटिका में क्यूम्यूलस ओफोरिकस के फैल जाने पर द्वितीयक अंड कोशिका जो है हमारी सेकेंडरी oocyte, जो अभी तक फाइनल oocyte नहीं है, जो नर युग्मक के साथ में निषेचन करेगी, नहीं, ये इसके आगे भी एक और स्टेज आएगी तथा उसमें लगी ध्रुवीय काय पॉलर बॉडी देह गुहा में मुक्त हो जाती है। अंडवाहिनी की झालरदार कीप में से होता हुआ अंडाणु अंडवाहिनी में प्रवेश करता है, मतलब कि हमारी फैलोपियन ट्यूब में। द्वितीयक अंडाणु कोशिका के पुटिका से बाहर मुक्त होने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण, अब जो खाली हमारी ग्राफीन पुटिका है उसमें क्या बनेगा, तो उसमें हमारा कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। भाई एक पीली ग्रंथिल रचना में बदल जाती है ग्राफीन फॉलिकल की पुटिका विघटित ना होकर, खत्म ना होकर, तो यहाँ पर जो है, और इसकी गुहा में रुधिर एकमात्र होकर एकत्रित होकर थक्का क्लॉट बना लेता है। अब कणीय प्रावरण की पुटिका कोशिकाएं अत्यधिक बड़ी और गोल होकर पीली पीत या ल्यूटियल कोशिकाएं बन जाती हैं। ये कोशिकाएं पुटिका गुहा के चारों ओर एक मोटी स्त्रत उपकला, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बना लेती है। उस उपकला को कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। यह एक तरह की अंतःस्रावी ग्रंथि है, क्योंकि ये कुछ हार्मोन्स का स्रावण करने वाली है, जो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन तथा इनहिबिन नामक हार्मोन्स का स्रावण करती है, और इसीलिए इस उपकला को हम कॉर्पस ल्यूटियम या फिर हम अंतःस्रावी ग्रंथि भी बोलते हैं। निषेचन न होने की स्थिति में कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो नष्ट होकर एक धब्बे के रूप में दिखाई देने लगता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस एल्बिकन बोलते हैं। अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका, जिसे हम ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, एक जोड़ी होती है, क्योंकि दोनों अंडाशय से एक एक निकलेंगी, तो ये अंडवाहिनी अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है, और इनमें से होकर ही अंड कोशिका जो है या हमारा द्वितीयक जो अंड कोशिका होती है वो यहीं से होकर जो है गर्भाशय तक पहुंचती है। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी कुंडलित नलिका होती हैं। अगर हम भागों की बात करें तो 3 भागों में विभाजित है। रोमाभी, कीप या फिर इन्फंडिबुलम जिसे हम बोलते हैं, ये फिम्ब्रिएटेड फनल और इन्फंडिबुलम कहलाता है। यह अंडवाहिनी का चौड़ा तथा सबसे अंडाशय के सबसे पास वाला भाग है, और यह अंडाशय से जुड़ा होता है। इसके छिद्र या चौड़ी मुखिका को कीपक, ऑस्टियम कहते हैं। किनारों पर उंगलियों के समान अनेक उभार होते हैं, झालर या फिम्बरी जिन्हें हम कहते हैं, और ये 10 सेंटीमीटर, इस भाग से 10 सेंटीमीटर लंबी अंडवाहिनी प्रारंभ होती है। ये क्या करती हैं, जब हमारा अंडाशय जो है अंडा जो रिलीज करेगा, स्रावित करेगा, तो उसको पकड़ने के लिए, उसको लेने के लिए ये जो हमारे फिम्बरी होते हैं ये उपस्थित होते हैं। रोभागी कीप आगे चलकर अंडवाहिनी से में एक चौड़े भाग में खुलता है, जिसे हम एम्प्यूला या तुम्बिका या फलशिका कहते हैं। दूसरा भाग आता है हमारा गर्भाशय या फैलोपियन नलिका, यूटेराइन। यह रोमाभी कीप के पश्च क्षेत्र से प्रारंभ होती है, मतलब एम्प्यूला के जस्ट बाद से। इसकी आंतरिक दीवारें संकुचनशील होती हैं, जो कि संकुचन कर सकती हैं, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन। इस भाग में तरंग गति के कारण गर्भाशयी नलियों में अंडाणु आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। इस भाग में निषेचन क्रिया संपन्न होती है, और इसी भाग में हमारे जो है क्या होती है, फैलोपियन नलिका के इसी भाग में जो है निषेचन क्रिया संपन्न होती है, फर्टिलाइजेशन होता है। संकीर्ण पथ, स्थमस जो होता है वो तीसरा भाग है हमारे फैलोपियन ट्यूब का। अंडवाहिनी का अंतिम सिरा है जो गर्भाशय में खुलता है। अंडवाहिनी का लगभग 1/3 भाग होता है इसमें, और इसमें एक सक्रिय अवकाशिका होती है जो गर्भाशय को जोड़ती है। गर्भाशय या बच्चादानी, यूट्रस या वॉर्म, जहाँ पर पूरा जो है हमारे भ्रूण का जो है विकास होता है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, गर्भाशय, या उसे हम वॉर्म या बच्चादानी भी बोल सकते हैं। 3 सेंटीमीटर मोटा तथा 5 सेंटीमीटर चौड़ा, खोखला, शंकुआकार या नाशपाती के आकार का अंग ये होता है हमारा गर्भाशय। चौड़ा भाग ऊपर की ओर तथा सकरा भाग नीचे की ओर होता है, और इससे अग्र भाग की ओर मूत्राशय तथा पृष्ठ भाग की ओर मलाशय होता है। ये भी 3 भागों में विभक्त होता है। ऊपर की ओर गुंबदनुमा, डॉम शेप्ड, उभरा बुधन या फिर फंडस, मध्यकाय जिसे हम बॉडी बोलते हैं, और सबसे निचला सकरा भाग सर्विक्स जिसे हम बोलते हैं, जिसका अंतिम भाग योनि में उभरा होता है, मतलब वजाइना में उभरा हुआ होता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। गर्भाशयी ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल या फिर सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, जो योनि के साथ मिलकर जनन नाल, जहाँ से बच्चे का बर्थ होगा, जहाँ से बच्चे का मतलब हम बोल सकते हैं पैदा होगा, तो जन्म नाल या फिर बर्थ नाल बनाती है। गर्भाशय भित्ति में ऊतकों के 3 स्तर होते हैं, बाहरी पतला झिल्लीमय स्तर, मध्य का मोटा चिकना स्तर और आंतरिक ग्रंथिल स्तर। जो बाहरी वाला है उसको हम
परिगर्भाशय, फिर गर्भाशय पेशीय स्तर और गर्भाशय आंतरिक स्तर भी बोलते हैं। मोटे गर्भाशय पेशीय स्तर के कारण गर्भाशय की भित्ति फैलने वाली अर्थात विस्तार में समक्ष होती है, जिसके कारण गर्भावस्था के समय गर्भाशय आकार में बहुत बड़ा हो जाता है। गर्भाशय भित्ति मोटी होने के कारण गर्भाशय गुहा सक्रिय होती है। गर्भाशय काय में यह गुहा त्रिकोणाकार परंतु ग्रीवा क्षेत्र में नलिका के समान होती है। गर्भाशय का आंतरिक स्तर गर्भाशय गुहा को स्तरित करता है। चलिए बात करते हैं योनि की या विजाइना की। यह मूत्राशय एवं मलाशय के मध्य में स्थित है, लगभग 7.5 से 10 सेंटीमीटर लंबी तथा अत्यधिक लचीली एवं पेशीय नलिका होती है। मादा का मैथुन स्थल होता है। यह रजोस्त्राव एवं प्रसव मार्ग का भी कार्य करता है, जहां से बच्चे का जन्म होगा। इसमें श्लेष्म कला अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, मतलब म्यूकस वाली जो कला होती है, जिसके कारण यह स्थान गीला रहता है। गर्भाशय की ग्रीवा इसके पश्च भाग में खुलती है। इसका अग्रभाग एक छिद्र द्वारा खुलता है। कुंवारी कन्याओं में योनि के मुख पर पतला एवं झिल्ली युक्त एक पर्दा होता है, जिसे योनिच्छद या हाइमन कहते हैं। और इस पर्दे के मध्य में स्थित एक छेद जो हम बोलते हैं छिद्र द्वारा आवर्त काल में रज बाहर निकलता है। यह झिल्ली लैंगिक संपर्क, शारीरिक परिश्रम या व्यायाम के दौरान भी भंजित हो जाती है। जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। योनि में उपस्थित कुछ जीवाणुओं, बैक्टीरिया, उदाहरण लैक्टोबैसिलाई द्वारा अपघटन से कार्बनिक अम्ल बनते हैं, जो श्लेष्म को अम्लीय बना देते हैं, एसिडिक बना देते हैं। वीर्य का क्षारीय अंश मैथुन के समय इस अम्लीयता को समाप्त कर देता है। बाह्य जननांग या फिर भग, एक्सटर्नल जेनिटलिया या वल्वा की अगर हम बात करें तो मादा का बाह्य जननांग सम्मिलित रूप से भग कहलाता है, वल्वा इसे हम बोलते हैं। और अगर इसमें निम्नलिखित अंग की बात करें तो सबसे पहला भाग आता है मॉन्स प्यूबिस, जिसे हम जघन उत्थान या जघन शैल बोलते हैं। भाग का सबसे ऊपरी भाग होता है और अधस्त्वचीय सबक्यूटेनियस वसा उत्तक की अधिकता के कारण कोमल एवं गद्दी की भांति फूला हुआ होता है। यौवनारंभ पर इसके ऊपर की त्वचा रोम युक्त हो जाती है। इन रोमों को जघन रोम या प्यूबिक हेयर कहते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये है हमारे जघन रोम, जिसे हम प्यूबिक हेयर बोल रहे हैं। ये भगशीशन है, भगशीशन का संवेदन तंतु यहाँ पर दे रखा है। यह मूत्र मार्ग है और यहाँ पर आप देखिए मूत्र मार्ग जो है वो अलग है हमारे जनन मार्ग से। दूसरा भाग आता है दीर्घ ओष्ठ, जिसे हम लैबिया मेजोरा बोलते हैं। ये त्वचा के दो मोटे एवं खड़े भंज होते हैं, जो जघन उत्थान से भग के निचले छोर तक इधर उधर फैले रहते हैं। इसकी बाह्य त्वचा में बाल होते हैं, जबकि आंतरिक त्वचा में वसा, तेल एवं स्वेद ग्रंथियां की प्रचुरता होती है। पुरुषों के वृषण कोष से समझाता दर्शाते हैं। तीसरा भाग आता है लघु ओष्ठ, लेबिया माइनोरा। ये दीर्घ ओष्ठों से योनि छिद्र की ओर लगे एक एक अपेक्षाकृत छोटे और पतले ओष्ठ होते हैं। इन पर बाल एवं वसा का अभाव होता है, नहीं होंगे। इनकी त्वचा में श्वेत ग्रंथियां बहुत कम परंतु तेल ग्रंथियां अधिक होती है। प्रकोष्ठ की अगर हम बात करें, वेस्टिब्यूल की अगर हम बात करें, ये लघु ओष्ठों से घिरा, बीच में एक छोटा सा तरकू रूपी जो है या स्पिंडल शेप जो है क्षेत्र होता है। योनि छिद्र इसके अधिकांश भाग में फैला हुआ होता है। प्रकोष्ठ के निचले भाग में दोनों तरफ से लंबवत उत्थानशील इरेक्टाइल पिंड जो है प्रकोष्ठ कंद बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल बनाते हैं। और क्लाइटोरिस भक्षेप, जिसे भक्षिशन भी हम बोलते हैं। प्रकोष्ठ में सबसे ऊपरी भाग में लघु ओष्ठ के पास एक छोटा सा बेलनाकार और उत्थानशील अंग होता है। यह पुरुष के शिशन के समान एवं उत्तेजनशील होता है, क्लाइटोरिस। सहायक ग्रंथियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बर्थोलिन ग्रंथि की हम बात करते हैं। योनि छिद्र के ऊपरी भाग पर प्रकोष्ठ में मूत्र मार्ग का छिद्र होता है। यहाँ मूत्र मार्ग की दीवार में श्लेष्मा का स्रावण करने वाली सेम के बीज के आकार की, सेम फली सेम के बीज के आकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन्हें बर्थोलिन की ग्रंथियां या प्रध्यान ग्रंथियां भी कहा जाता है। मैथुन के समय इन ग्रंथियों से श्लेष्मा स्नेहक ल्यूब्रिकेंट का काम करता है, वो स्रावित करता है। ये नर की काउपर ग्रंथियों के समजात अंग हैं। स्तन ग्रंथियों की अगर हम बात करें, जिन्हें हम मेमोरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं, तो यहाँ हम उनकी संरचना देख सकते हैं। भाग में सामने की ओर दो उभरे हुए वर्णयुक्त चुच्चुक निपल्स उपस्थित होते हैं। प्रत्येक चुच्चुक के चारों ओर का क्षेत्र वर्णयुक्त, इसे स्तन परिवेश एरियोला भी कहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं स्तन परिवेश सबसे बाहरी वाला जो भाग होता है। मादा में चुच्चुकों के चारों ओर का अधिकांश भाग वसा के जनाव
तथा पेशियों की प्रचुरता के कारण स्तनों ब्रेस्ट के रूप में फूला हुआ रहता है। प्रत्येक स्तन स्रावी ऊतकों का बना होता है जो 15 से 20 पालियों में बटा रहता है। इनके बीच में वसीय ऊतक जो होते हैं, फैट वाले जो लोब्यूल्स होते हैं वो भरे होते हैं। प्रत्येक पाली में कई छोटी पालिकाएं होती हैं और प्रत्येक पालिका में अंगूर के गुच्छों के भांति अनेक दुग्ध ग्रंथियां जिन्हें कुपिका या फिर एल्वियोलाई कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वसा, ये दुग्ध पालियां हैं जो हम देख सकते हैं, और ये दुग्ध कुपिका है, कुपिका जिन्हें हम एल्वियोलाई बोल रहे हैं। ये दुग्ध वाहिनी है जो यहाँ से दुग्ध स्रावित हो रहा है उन्हें ले जाने वाली वाहिनी। तुम्बिका की बात करें तो यहाँ पर आपको तुम्बिका बता रखा है, और ये दुग्ध नाल है, और फाइनली ये छुच्चुक है जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, निपल्स बोल रहे हैं। मादा में अगर यौवनारंभ की बात करें, प्यूबर्टी जब शुरू होती है, यौवन जब आरंभ होता है मादाओं में, तो नर की तुलना में यौवनारंभ जल्दी शुरू हो जाता है, मतलब 10 से 12 वर्ष की आयु में, और मादा में सबसे पहली वृद्धि की अवस्था प्रारंभ होती है। तत्पश्चात 12 से 13 वर्ष की आयु में अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन तथा रजोदर्शन मतलब कि मेनार्क प्रारंभ हो जाता है। स्त्री के द्वितीयक लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ फीमेल्स, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं जैसे बाह्य जननांग और स्तनों का विकास प्रारंभ हो जाता है। अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन जो है या मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है। श्रेणी, मैखला तथा नितंब जो हैं वो चौड़े हो जाते हैं। स्वर मधुर और तीव्र हो जाता है, तीखी आवाज़ हो जाती है। बगल, जननांगों आदि के आसपास बाल उग जाते हैं। मादा में पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित गैनोडोट्रोफिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन आदि हार्मोन्स अंडाशय के विकास व कार्यों को नियंत्रण करते हैं तथा मादा में यौवनावस्था को प्रेरित करते हैं। चलिए यहाँ पर हम कुछ अंतर देख लेते हैं लड़के व लड़कियों के समय जो यौवनारंभ होता है उनमें होने वाले परिवर्तन में। तो यहाँ पर वृषण बने होने लगते हैं लड़कों में, शुक्राणु जनन शुरू हो जाता है, जबकि लड़कियों की बात करें तो अंडाशयों में वृद्धि होने लगती है और अंडोत्सर्ग प्रारंभ हो जाता है। लड़कों में बात करें शिशन, वृषण कोशों, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशयों, इन सब के आकार में वृद्धि होती है, जबकि यहाँ पर जितने भी जनन अंग हैं उनके आकार में वृद्धि होती है और रजोधर्म प्रारंभ हो जाता है, जिसे हम मासिक धर्म भी बोलते हैं। रोम की बात करें शरीर के विभिन्न भागों जैसे दाढ़ी, मूछ, वक्ष, जघन क्षेत्र। अगर लड़कियों में बात करें रोम केवल कक्ष एवं जघन क्षेत्र में उगते हैं। दैहिक परिवर्तन की बात करें तो एकाएक शरीर की वृद्धि में तेजी होती है लड़कों में, और श्रेणी मेखला की तुलना में अंश मेखला में अधिक वृद्धि, जबकि यहाँ पर जो है लड़कियों में वृद्धि जो है कुछ तेजी कुछ समय के लिए आती है और उसके बाद में विभिन्न भागों में वसा का संचय जो है वो बढ़ जाता है। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है रजोधर्म या मासिक चक्र या आर्तव चक्र जिसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये मादा में जो जनन काल होता है वह जनन काल के प्रारंभ के साथ ही ऋतुस्राव प्रारंभ हो जाता है और जो जनन काल की समाप्ति के पश्चात तक रुक जाता है। तो मादा में ये जनन काल जो होता है वो 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ होकर और 45 से 50 वर्ष की आयु तक होता है। इस काल में प्रति माह अंडाशय से एक अंडे का उत्सर्जन होता है और अंडोत्सर्ग की क्रिया दोनों अंडाशयों में बारी बारी से होती है। निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय की दीवार एवं अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होते हैं। इस चक्र को मासिक चक्र भी कहते हैं। सामान्य रूप से यह चक्र औसतन 28 दिन के में पूरा होता है। तत्पश्चात रुधिर का स्राव शुरू हो जाता है। इसे रुधिर के साथ अनिषेचित तथा नष्ट हो चुका अंडा भी योनि के द्वारा बाहर आ जाता है। इसे मासिक धर्म या रजोधर्म भी कहा जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। यह सामान्यतः रुधिर स्राव प्राय 4 से 5 दिनों तक होता रहता है। किसी बालिका के जीवन काल में प्रथम बार रजोधर्म या ऋतुस्राव होने की घटना को रजोधर्म या फिर रजोदर्शन या फिर मेनार्क कहते हैं तथा मादा में स्थायी रूप से मासिक चक्रों के रुकने की स्थिति को या क्रिया को रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज कहते हैं। प्राय स्त्रियों में रजोदर्शन 12 से 13 वर्ष की आयु में शुरू हो जाता है और रजोनिवृत्ति 45 से 50 की वर्ष की आयु में होती है। रजोनिवृत्ति होने के बाद अंडाशय की प्राथमिक पुटिका पीयूष ग्रंथि के गोनेडोट्रोफिन हार्मोन के प्रति अनुक्रिया नहीं करता है। परिणाम स्वरूप ग्राफियन पुटिका वृद्धि नहीं कर पाता है और न ही अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, जिससे मादा में जनन क्षमता समाप्त हो जाती है। मासिक चक्र की प्रक्रिया को प्रमुख रूप से 3 प्रावस्थाओं में बांटा जा सकता है। सबसे पहली जो प्रावस्था है रजोस्राव या फिर प्रावस्था या जिसे हम मेंस्ट्रुएशन फेज कहते हैं। ये प्रत्येक मासिक चक्र का प्रारंभ रुधिर स्राव से प्रारंभ होता है जो लगभग 5 दिनों तक चलता है। इस स्राव में कुछ उत्तक द्रव्य श्लेष्मा तथा गर्भाशय की आंतरिक भित्ति के श्लेष्मिक स्तर की कोशिकाओं के अतिरिक्त 50 से 150 मिलीलीटर रुधिर होता है।
रुधिर में मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा के अत्यधिक कम हो जाने से गर्भाशयी भित्ति की धमनियां सिकुड़कर रुधिर की आपूर्ति कम कर देती हैं, जिससे भित्ति की अनेक कोशिका मृत हो जाती है और आधार स्तर को छोड़कर भित्ति का पूरा स्तर खंडित हो जाता है और ये सब बाहर आता है योनि के द्वारा। पूर्व अंडोत्सर्गीय प्रावस्था जिसे हम प्री ओव्यूलेटरी फेज भी बोलते हैं, यहाँ पर मासिक चक्र के छठे से लेकर 13वें दिन तक चलता है उस अवधि होती है। छठे दिन पीयूष ग्रंथि से स्रावित पुटिका उद्दीपक हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम FSH भी बोलते हैं के प्रभाव से वृद्धिशील पुटिकाओं में और अधिक वृद्धि होती है और इनमें एस्ट्रोजन तथा इनिबिन हार्मोन का स्रवण होने लगता है। इसलिए इस प्रावस्था को पुटिकीय प्रावस्था या फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं। छठे दिन ही प्रत्येक अंडाशय से केवल एक ही पुटिका वृद्धि करके अन्य पुटिकाओं की तुलना में बड़ी हो जाएगी और इस पुटिका से स्रावित हार्मोन के प्रभाव से FSH का स्रवण कम होने लगता है, जिसके कारण अन्य पुटिकाओं की वृद्धि रुक जाती है और शीघ्र ही ये नष्ट हो जाती हैं। अब परिवर्धनशील पुटिका परिपक्व ग्राफियन पुटिका बन जाती है, ग्राफियन फॉलिकल जिसे हम बोलते हैं, और यह अंडाशय की सतह पर उभर आती है। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित दूसरे हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH जिसे हम बोलते हैं की मात्रा बढ़ने से ग्राफियन पुटिका से एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रवण बढ़ जाता है और जिसके कारण ये फट जाती है तथा द्वितीयक अंड कोशिका अंडोत्सर्ग के लिए तैयार हो जाती है। अंडोत्सर्ग के 1-2 दिन पहले ग्राफियन पुटिका से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कुछ मात्रा स्रावित होती है और 14वें दिन LH हार्मोन के प्रभाव से अंडोत्सर्ग होता है। 14वें दिन तो ये मासिक धर्म के 14वें दिन में होता है जब अंडा बाहर आता है, जिसे हम अंडोत्सर्ग कह रहे हैं। मादा के शरीर का तापमान इस समय कुछ अधिक हो जाता है तथा श्लेष्मा की मात्रा बढ़ जाने से संभोग की इच्छा जागृत होने लगती है। मुक्त हुई द्वितीयक अंड कोशिका गर्भाशयी नाल में चली जाती है तथा एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव के कारण गर्भाशय की भित्ति का पुनः निर्माण हो जाता है। और तीसरा जो प्रावस्था है पश्च अंडोत्सर्गीय प्रावस्था जिसे हम पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी बोल रहे हैं, यह अंतिम अवधि होती है मासिक धर्म की, मासिक चक्र की, और 15 से 28वें दिन की अवधि होती है। इसमें LH के प्रभाव के कारण फटी हुई जो ग्राफियन पुटिका है उसमें कॉर्पस ल्यूटियम का बन जाता है। ये 7 दिन वृद्धि करने के पश्चात प्रोजेस्टेरॉन का स्रवण करती है। LH द्वारा इसकी मात्रा एवं स्रवण का नियंत्रण होता है। अंडाणु का निषेचन न होने की स्थिति में, जब निषेचन नहीं हुआ है तो उस स्थिति में कॉर्पस ल्यूटियम विघटित होकर एक श्वेत कॉर्पस एल्बिकन्स बनाता है या रुधिर में प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा को कम करने लगता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो प्रेगनेंसी के लिए चाहिए होता है, लेकिन जैसे ही इसकी मात्रा कम होने लगती है अंडाणु का निषेचन होने पर प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय को संभावित सगर्भता के लिए तैयार करता है। पर लेकिन जैसे ही इसकी मात्रा कम होने लगेगी, इसके कारण गर्भाशय की अंतर्भित्ति अधिक मोटी हो जाती है और युग्मजन के विदलन से बना विकासशील भ्रूण एम्ब्रियो गर्भाशय में पहुंचकर अपरा प्लेसेंटा द्वारा आरोपित इम्प्लांटेड हो जाता है। अपरा से मानव कैरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन जिसे हम ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोफिन और HCG नामक हार्मोन का स्रावण होने लगता है, जिससे कॉर्पस ल्यूटियम सक्रिय बना रहता है। जैसे जैसे गर्भावस्था बढ़ने लगती है अपरा से प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन का स्रवण होने लगता है। इससे क्या होगा कि इन दोनों हार्मोन से कॉर्पस ल्यूटियम की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और यह नष्ट हो जाता है। ऋतुस्राव के 14वें दिन के आसपास अंडोत्सर्ग होता है और अंडाणु 24 से 72 घंटे ही सक्रिय होता है, मतलब लगभग 3 दिन तक। यदि अंडोत्सर्ग के 48 घंटे के भीतर निषेचन नहीं होता है तो अंडाणु के निषेचन की क्षमता नष्ट हो जाती है। इसलिए निषेचन के लिए ऋतुस्राव के 14वें दिन के आसपास संभोग अनिवार्य होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए ये FSH और LH आपके 2 हार्मोन हैं और यहाँ पर देखिए किस तरीके से पुटिकाएं जो हैं वो वृद्धि कर रही है और फाइनली हमारा अंडोत्सर्ग हो चुका है। तो यहाँ हम देख सकते हैं मासिक चक्र कि आपका 1 से 5वें दिन तक जो है वो चल रहा है, रुधिर स्राव चल रहा है। छठे दिन से 14वें दिन तक हमारा जो है वृद्धि चल रही है पुटिका में और ग्राफियन पुटिका फाइनली वृद्धि कर चुकी है। अब 14वें दिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अंडोत्सर्ग हो चुका है। 15वें दिन से और 28वें दिन तक फिर क्या होता है, हमारा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रवण बढ़ जाता है और फिर वापस 28वें दिन के बाद से रुधिर स्राव अगर अंडाणु निषेचित नहीं हुआ है तो फिर वापस से मासिक चक्र शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए आप 14वें दिन के आसपास उसके पहले जो है FSH और LH हार्मोन का जो मात्रा है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है और जैसे जैसे हम 28वें दिन की तरफ चलेंगे तो ये मात्रा फिर से कम हो गई है।
युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस, मतलब युग्मक का निर्माण कैसे होता है, अब हम वो देखने वाले हैं। वृषण अथवा अंडाशय की जननिक उपकला, जर्मिनल एपिथीलियम, जो भित्ति होती है, सतह होती है, कि कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। तो ये जो भित्ति होती है, हम जो बोल रहे हैं उपकला जो होती है वृषण और हमारे अंडाशय की जननिक उपकला जो है, उसी में अर्धसूत्री विभाजन होता है उन्हीं की कोशिकाओं में, और इसी से क्या बनते हैं, हमारे युग्मक बनते हैं। नर में नर युग्मक या शुक्राणु तथा मादा में मादा युग्मक या अंडाणु या डिंबाणु बनते हैं। दोनों में ही युग्मक जनन की प्रमुख प्रावस्थाएं लगभग एक समान ही होती हैं, निम्नलिखित हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था, ग्रोथ फेज, और तीसरी है परिपक्वन प्रावस्था, जिसे हम मैच्योरेशन फेज भी बोलते हैं। सबसे पहले हम शुक्र जनन पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। नर के वृषणों की जननिक उपकला कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण किया जाता है। यह प्रक्रिया वृषण की शुक्रजन नलिकाओं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है। चलिए सबसे पहले देखते हैं पूर्व शुक्राणु का निर्माण, जिसे हम स्पर्मेटिड भी बोल रहे हैं, और यहाँ पर जो है जनन काल के प्रारंभ से पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है। गुणन प्रावस्था, सबसे पहली प्रावस्था जो आती है, भ्रूण के वृषणों की जननिक उपकला की कोशिकाएं प्रारंभिक जनन कोशिकाएं प्रीमॉर्डियल जर्मिनल सेल्स कहलाती हैं। इनका आकार एवं केंद्रक जननिक उपकला की अन्य कोशिकाओं की अपेक्षाकृत बड़ा होता है। इन कोशिकाओं में बार बार समसूत्री विभाजन होता रहता है। इस प्रकार बनी कोशिकाओं को शुक्राणुजनक स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ये कोशिकाएं द्विगुणित होंगी, क्योंकि अभी इनमें समसूत्री विभाजन चल रहा है। अर्धसूत्री विभाजन जब होगा तो उससे जो कोशिकाएं बनेगी वो हमारी अगुणित होंगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं स्पर्मेटोगोनिया, इनमें समसूत्री विभाजन चल रहा है, तो इसलिए सारी की सारी द्विगुणित कोशिकाएं बन रही हैं। अब इन सारी कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं जो होंगी, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रारंभिक जनन कोशिकाएं, तो उपकला की जो कोशिकाएं होती हैं, प्रारंभिक जनन कोशिकाएं प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स कहलाती हैं, और इनका आकार और केंद्रक जो होंगे वो बाकी कोशिकाओं से थोड़े से बड़े होंगे। तो यहाँ पर ये हमारी हो गई प्रीमॉर्डियल जर्म सेल। अब इसमें होगा हमारा सूत्री विभाजन, तो यहाँ पर जैसे ही पहला अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो यहाँ पर अगुणित कोशिकाएं बनी 2, और इनमें फिर अर्धसूत्री विभाजन 2 हुआ, तो हमें 4 जो हैं क्या मिले हैं, स्पर्मेटिड्स मिले हैं, और यहाँ पर हमें 4 शुक्राणु मिलेंगे। चलिए दूसरी प्रावस्था आती है वृद्धि प्रावस्था, जिसे हम ग्रोथ फेज बोलते हैं। शुक्राणु जनक विभाजन के पश्चात आवश्यक पोषक पदार्थ एकत्रित करके आकार में वृद्धि करके बड़े हो जाते हैं। अब ये शुक्राणु कोशिकाएं या प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाती हैं। और तीसरी प्रावस्था आती है परिपक्व प्रावस्था, मैच्योरेशन फेज। प्रत्येक प्राथमिक शुक्र कोशिका में 2 बार अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी प्राथमिक शुक्र कोशिका है उनमें 2 बार अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो प्राइमरी जो हमारी स्पर्मेटोसाइट है वो कैसी होगी, वो हमारी 2n ही होगी। चलिए प्राथमिक परिपक्वन विभाजन, फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन, ये प्राथमिक शुक्र कोशिका में होने वाला प्रथम अर्धसूत्री विभाजन है, मियोसिस 1। इसके फलस्वरूप बनी दोनों कोशिकाओं को द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं हम, और ये कैसी होंगी, ये होंगी अगुणित। द्वितीय परिपक्वन विभाजन मतलब मियोसिस 2, सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन। प्रत्येक द्वितीय शुक्र कोशिका में कुछ समय पश्चात दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 4 अगुणित पूर्व शुक्राणु स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। इनमें गुणसूत्रों का केवल एक ही जोड़ा मतलब अगुणित उपस्थिति मतलब स्थिति होती है। पूर्व शुक्राणु के कायांतरण से शुक्राणु का निर्माण होता है, मतलब स्पर्मेटिड के कायांतरण डिफरेंशिएशन से ही शुक्राणु का निर्माण होता है। पूर्व शुक्राणु का शुक्राणु में रूपांतरण या शुक्र कायांतरण। चलिए देखते हैं। प्रत्येक पूर्व शुक्राणु, जिसे हम स्पर्मेटिड बोल रहे हैं, में शुक्राणु बनने के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। यहाँ कोई विभाजन नहीं हो रहा है, सिर्फ परिवर्तन हो रहे हैं। इस जटिल प्रक्रिया को शुक्र कायांतरण या स्पर्मेटिलियोसिस या स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप गोल एवं अचल पूर्व शुक्राणु का एक धागे नुमा एवं चल शुक्राणु स्पर्मेटोजोआ में परिवर्तन होता है। इसमें शुक्राणु का कोशिका द्रव्य विलुप्त हो जाता है तथा तारक केंद्र से कशा फ्लैजिलम का विकास होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसके अक्षीय तंतु के चारों ओर सर्पिलाकार आवरण बनाते हैं तथा गोल्जिकाएं अग्रपिंडक एक्रोजोम में रूपांतरित हो जाते हैं। प्रत्येक शुक्राणु के विकास में से 2 से 2.5 माह का समय लगता है लगभग। शुक्राणु की संरचना अगर हम यहाँ देखें तो देख सकते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले भाग देखते हैं, शीर्ष भाग। यह शुक्राणु का शीर्ष भाग होता है, जिसमें एक बड़ा व अगुणित
केंद्रक होता है। हैप्लॉइड जो है न्यूक्लियस होता है, इसके अग्रभाग पर एक टोपी नुमा संरचना होती है जो यहाँ हम देख सकते हैं, इसे अग्रपिंडक या एक्रोसोम कहते हैं। अग्रपिंडक में जल अपघटनीय एंजाइम मतलब कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो हैं वो उपस्थित होते हैं, जैसे कि हाई एल्यूरोनिडेज हो गया आपका पाया जाता है, जो निषेचन के समय अंडाणु की झिल्ली को नष्ट करने में सहायक होता है। इसका निर्माण गोल्जी काय से होता है। ग्रीवा जो गर्दन होती है, हमारे शुक्राणु की गर्दन जो यहाँ पर उपस्थित है, तो यह थोड़ा सा भाग छोटा होता है जिसमें 2 तारक केंद्र सेंट्रियोल होते हैं और अग्रस्थ तारक केंद्र जो होता है आगे वाला प्राय ग्रीवा में होता है तथा दूरस्थ तारक केंद्र जो होता है पीछे वाला शुक्राणु के अक्षीय सूत्र एक्सियल फिलामेंट का निर्माण करता है। तीसरा मध्य भाग होता है, मिडिल पीस। शुक्राणु का मध्य भाग इसका शक्ति ग्रह कहलाता है। मध्य खंड तथा पूंछ में पक्षमाभ तथा कशाप की भांति 9+2 व्यवस्था क्रम में सूक्ष्म नलिकाएं उपस्थित होती हैं। इन सूक्ष्म नलिकाओं पर अनेक माइटोकॉन्ड्रिया लिपटे होते हैं और इसीलिए इसे क्या बोल रहे हैं, शक्ति ग्रह, जो शुक्राणु को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। और चौथा भाग होता है इसकी पूंछ, जिसे हम टेल बोलते हैं। यह शुक्राणु का अंतिम भाग होता है, लंबा भाग होता है, जो जीव द्रव्य की झिल्ली के रूप में होता है। दूरस्थ तारक केंद्र से निर्मित अक्षीय सूत्र इसके मध्य से होकर गुजरता है। मैथुन क्रिया में लगभग 30 से 40 करोड़ शुक्राणु स्खलित होते हैं। सामान्य जनन क्षमता नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए लगभग 60% शुक्राणु सामान्य आकृति एवं आकार के होना आवश्यक है, जिनमें 40% शुक्राणु तीव्र गतिशील होने आवश्यक हैं, तभी सामान्य जनन क्षमता होगी। दूसरा आता है अंड जनन, oogenesis, अंडाणुओं का निर्माण। मादा में अंडाशयों की जनने उपकला की प्राथमिक जनन कोशिकाएं प्रीमॉर्डियल जर्म सेल में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंडाणु बनने की प्रक्रिया को हम अंड जनन कहते हैं। अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या जनन कोशिकाओं की आधी होती है, मतलब अगुणित अवस्था होगी। चलिए, सबसे पहली अवस्था है यहाँ पर गुणन प्रावस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज। अंडाशय को स्तरित करने वाली प्रारंभिक जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर कई कोशिकाओं में का निर्माण करती है और जिससे संख्या में वृद्धि होती है। इन कोशिकाओं को अंडाणु जनन या डिंबाणु जनन कोशिकाएं oogonia कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारी oogonia है, इसमें पहले समसूत्री विभाजन चल रहे हैं जिससे वृद्धि हो रही है संख्या में कोशिकाओं की। उसके यहाँ पर हम देख सकते हैं पहले समसूत्री विभाजन हो रहा है, उसके बाद में यहाँ पर जो है एक कोशिका, सारी नहीं, वो वृद्धि करके जो है अलग हो जाएगी और उसमें फिर अर्धसूत्री विभाजन होगा। पहला अर्धसूत्री विभाजन जिससे हमारी 2 कोशिकाएं बनी हैं और इनमें से एक जो है हमारी ध्रुवीय केंद्रक होगी जो फिर बाद में नष्ट हो जाएगी और दूसरी जो है वो आगे दूसरा जो है हमारा अर्धसूत्री विभाजन करेंगी। चलिए आगे देख लेते हैं वृद्धि प्रावस्था। गुणन प्रावस्था में बनी अंड कोशिकाएं पोषक पदार्थ एकत्रित करके आकार में वृद्धि करती हैं। निश्चित आकार ग्रहण करने के पश्चात ये विभाजन के लिए तैयार हो जाती हैं। प्रत्येक कोशिका प्राथमिक अंड कोशिका प्राइमरी oocyte कहलाती है, परंतु सभी अंड कोशिकाएं प्राथमिक अंड कोशिकाएं नहीं बनाती हैं। इनमें से कुछ कोशिकाएं छोटी रह जाती हैं जिन्हें पुटक कोशिकाएं या फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। तीसरी प्रावस्था आती है परिपक्वन या मैच्योरेशन प्रावस्था। प्रथम प्राथमिक अंड कोशिका में प्रथम परिपक्वन विभाजन अर्धसूत्री विभाजन के या अंडोत्सर्ग के समय होता है। ये प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप 2 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। इनमें से एक कोशिका छोटी होती है जिसे प्रथम ध्रुवीय कोशिका या प्रथम पोडोसाइट, फर्स्ट पोलर बॉडी या फर्स्ट पोडोसाइट कहते हैं। दूसरी बड़ी कोशिका जो होती है वो द्वितीयक अंडक सेकेंडरी oocyte कहते हैं। द्वितीय परिपक्वन विभाजन मतलब मियोसिस सेकेंड, जिसे हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन दूसरा होता है। इसमें द्वितीयक अंड कोशिका पुनः विभाजित होकर एक छोटी द्वितीय ध्रुवीय कोशिका तथा एक बड़ी परिपक्व कोशिका अंडाणु ओवम का निर्माण करती है। प्रथम ध्रुवीय कोशिका भी कभी कभी 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, तत्पश्चात ध्रुवीय कोशिकाएं नष्ट हो जाती है और केवल एक परिपक्व अंडाणु बचता है। चलिए, अंडाणु की संरचना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मादा का जो अंडाणु होता है वो 0.1 मिलीमीटर व्यास डायमीटर का होता है। अंडाणु के बड़े भाग में पीला पीतक योग होता है जिसमें पोषक पदार्थ संचित रहते हैं। इसमें एक बड़ा केंद्रक होता है जिसे जननिक आशय या फिर जेनाइटल वेसाइकल कहते हैं। केंद्रक के बाहर तथा जोना रेडिएटा पीतक की बाहरी परत के अंदर अनेक कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, प्राथमिक अंड कोशिका पाए जाते हैं। इसके बाहर अनेक डेस्मोसोम, सूक्ष्मांकुर तथा पुटिका कोशिकाएं पाई जाती हैं।
बाह्यपुटक कोशिकाओं में भी गोल्जी काय, अंतःप्रद्रव्य जालिका, ईआर आदि कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन बाह्यपुटक कोशिकाओं को ध्रुवीय कोशिका कहते हैं, जो अंड कोशिका के परिपक्व होने पर नष्ट हो जाती हैं। तो यहाँ इस तरीके से हमारा जो है अंडाणु है, और अंडाणु का केंद्रक जो होता है वो मुख्य भाग होता है, बाकी सब कुछ जो है निषेचन के पश्चात जो है नष्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट जो आता है मैथुन, जिसे हम कोइटस बोलते हैं। नर एवं मादा के लैंगिक जननांगों, शिशन एवं योनि का परस्पर संयोग मैथुन कहलाता है। नर की सहायक ग्रंथियों का स्राव एवं शुक्राणु मिलकर वीर्य सीमन कहलाता है, जिसका मूत्र मार्ग में पहुंचना ही विसर्जन एमिशन कहलाता है। विसर्जन की क्रिया को अधिक प्रबल करने में शिशन मुंड पर पाई जाने वाली संवेदी कोशिका की अहम भूमिका होती है, जिसकी सहायता से लैंगिक उत्तेजना बढ़ जाती है। उत्तेजना की चरम अवस्था कामोत्तेजना ऑर्गेज्म कहलाती है। इस स्थिति में श्वसन दर, हृदय दर, रुधिर दाब बढ़ जाता है तथा वीर्य स्खलन इजैकुलेशन हो जाता है। मूत्र मार्ग से वीर्य योनि में विसर्जित कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये था हमारा आज का भाग, जिसमें हमें मैथुन की क्रिया तक जो है पढ़ चुके हैं हम लोग। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से निषेचन पश्चात अवस्थाएं होती हैं और उनमें क्या क्या क्रियाएं करी जाती हैं, या भ्रूण का जो है कैसे विकास होता है और कैसे जो है शिशु का जन्म होता है, शिशु का डेवलपमेंट विकास कैसे होता है, वो हम पढ़ेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।